ये क्वेश्चन है वो आईआईटी कानपुर के सैंपल पेपर से लिया गया है। ऑल्दो ये क्वेश्चन केवीपीवाई में भी अपीयर हुआ है और इस क्वेश्चन का आप अगर थ्रू आउट इंटरनेट देखिएगा बहुत सारे मटेरियल्स में सॉल्यूशंस तो सही है और इसको हमने भी सॉल्व किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ जहाँ पे हमने एक शायद ऑप्शंस को गलत टिक किया था। तो सवाल सिर्फ इसको सॉल्व करने रही है बाय गिविंग एंड साइटिंग पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सवाल है इसको हम प्रॉपरली रिग्रेस मैथमेटिकल तरीके से कैसे बनाएं एंड दैट्स चैलेंजिंग। देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो अभी जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है, विल डेफिनेटली ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एंजॉय इज इसको एक सॉलिड मेथड से बनाएंगे। जस्ट तुक्का स्टडी से नहीं बनाएंगे, जस्ट कोई काउंटर एग्जाम्पल से नहीं बनाएंगे, हम प्रॉपरली देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का बहुत सारे वेरिएंट हो सकता है। ऐसा पूछ सकता है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ v1 v2 for which n is equal to 3. There exist infinitely many ordered pairs of vector v1 and v2 such that n is equal to 4। तो हम उस पूरे केस को एनालाइज करेंगे। अब देखो इसके लिए आपको आना चाहिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप आप सबको पता है। तो चूंकि क्वेश्चन इज ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर इन द प्रीवियस वीडियो, फिर भी आप एक बार पढ़ सकते हो। v1 और v2 दो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वैक्टर्स से एक सीक्वेंस हमने डिफाइन किया है bn+2 इक्वल्स bn क्रॉस bn+1 और दो सेट डिफाइन किया है। एक सेट इज कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स bn और सेट t में कलेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब अगर कोई भी सेट में वेक्टर जीरो अपीयर करता है तो विल काउंट दिस इन सेट एस, क्योंकि जीरो वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम सेट टी में उसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें से कौन कौन सही आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो हम चेक करेंगे। तो मान लो सेट एस को डिकोड करते हैं तो v1 v2 v1 क्रॉस v2 v2 क्रॉस v1 क्रॉस v2, फिर इस दोनों का क्रॉस यहाँ से मिलेगा दिस क्रॉस दिस, तो एक नए सारे नए वेक्टर्स निर्माण होंगे इन सो ऑन सो। ऑप्शन ए की बात करें देयर एग्जिस्ट वेक्टर v1 v2 सच दैट n is 2। अब ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि v1 और v2 टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो अब दो ही केस होगा, या तो v1 v2 आपस में कोलिनियर होंगे v1 और v2, या फिर नॉन कोलिनियर होंगे। अगर कोलिनियर होंगे तो सेट एस में एक v1 होगा, मान लो आई कैप है, टू आई कैप है, लेकिन आई क्रॉस टू आई कैप फिर जीरो देगा, तो तीन एलिमेंट तो मिनिमम आ जाएंगे, राइट। फिर तुम बोलोगे सर आप आई आर टू आई कैप करने लगे, अभी तो आप बताए थे जनरलाइज सोल्यूशन, तो इसलिए आपके सामने पूरे जनरलाइज सोल्यूशन है, आप ध्यान से देखिए। अगर मेरे सेट में v1 और v2 है जो कि नॉन कॉलिनियर है, तो v1 क्रॉस v2 जो होगा उसी सेट से बिलोंग करेगी बाय द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन अब v1 क्रॉस v2 जो है वो आउट ऑफ प्लेन होने वाला है, राइट, इट्स आउट ऑफ प्लेन होगा तो वो एक नया वेक्टर दे देगा। तो इसीलिए अगर v1 और v2 नॉन कॉलिनियर वेक्टर है तो कभी भी इस सेट में टू एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता है। अगर वो कॉलिनियर है तो थर्ड एलिमेंट जीरो आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी क्या बात करें देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स v1 v2 फॉर विच n is equal to 3। अब बहुत जगह पे इसका सॉल्यूशंस देखोगे डायरेक्टली वो दे देंगे। आप एक वेक्टर को कंसीडर कर लो i और एक सेट कंसीडर कर लो j, तो i क्रॉस j की हो गया, फिर से k क्रॉस j जो है वो i हो जाएगा, i क्रॉस k फिर से j हो जाएगा, और ये लूप में घूम गया। मतलब बेसिकली इस सेट में तो हम रिपीटेड एलिमेंट को काउंट नहीं करते हैं, तो इस सेट में फंडामेंटली तीन ही आइटम है आई जे के, तो ये सही आंसर है। लेकिन अब सवाल है जो इतना कितना सारा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वेक्टर है डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेक्टर सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस थ्री है, क्या वो एग्जैक्टली दो होगा, क्या वो एग्जैक्टली यूनिक पेयर आई जे है? क्योंकि अगर आप कोई दूसरे पेयर से करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। यहाँ पे जैसे आई कर लो और जे प्लस के बाई 3 कर लो, तो वहां से देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट एस 3 नहीं बनने वाला है, ठीक है। दूसरा सवाल है अगर ये क्वेश्चन ISI CMI में आए तो आप ऐसे एग्जाम्पल देके रखोगे, अगर ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर मिलने वाला है। इसको प्रॉपरली कैसे करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस जो है वो एग्जैक्टली क्या 3 अचीव हो सकता है, और अचीव होगा तो कितने पेयर्स के लिए अचीव होगा, ऐसा कितने पेयर ऑफ वेक्टर्स v1 v2 होंगे, क्या वो यूनिक होगा, क्या इन्फिनिटली मेनी होगा, क्या ऐसा एग्जैक्टली 3 ही पेयर होगा, क्या कंडीशंस होगा, क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस होने वाला है उसमें। तो इस सारे को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं ऑप्शन बी में। तो सबसे पहले हमने क्या रखा v1 v2 v1 क्रॉस v2 रखा, तीसरा वेक्टर रखा v2 क्रॉस v1 क्रॉस v2। अब देखो अगर ये सेट में अगर एग्जैक्टली 3 वेक्टर होना है तो ये तो पता है आपको जो v1 और v2 जो है, तो फिर से मैं वो केस ले रहा हूँ जब v1 v2 नॉन कॉलिनियर है, क्योंकि अगर कॉलिनियर होगा i और 2i होगा, या फिर अल्फा वेक्टर होगा और t टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर हो गया, तीसरा वेक्टर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो के साथ सब जीरो होने लगेगा। तो कॉलिनियर है तब तो 3 एग्जैक्ट आएगा ही, कॉलिनियर वेक्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। नॉन कॉलिनियर के लिए v1 v2 v1 क्रॉस v2 है। अब देखो अगर v1 v2 नॉन कॉलिनियर है तो ये तीनों वेक्टर आपस में इक्वल हो नहीं सकता है। अब अगर इस सेट में 3 एलिमेंट है
तो ये चौथे वाले जो वेक्टर है मतलब v1 क्रॉस v2 क्रॉस v1 क्रॉस v2 इसको बराबर होना होगा इस तीनों में से किसी एक के साथ। फिर ये क्रॉस ये करेंगे उसको भी बराबर होना होगा बाकी चार में से किसी एक के साथ और ये चीज लूप में जाए। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो v2 क्रॉस v2 को बराबर होना होगा या तो पहला से नहीं दूसरा से नहीं तीसरा से। और सवाल है ये चीज ना v2 के बराबर हो सकता है ना v1 क्रॉस v2 के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम जब क्रॉस मार रहे हो गोलू और भोलू का वो तो गोलू भोलू प्लेन के बाहर है तो वो ना गोलू के बराबर होगा ना भोलू के। तो ओनली पॉसिबिलिटीज है ये वेक्टर को। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में 3 है तो इस वेक्टर को पहला v1 के बराबर होना ही होगा। तो जस्ट अब मैंने वो आइडेंटिटी का यूज किया a क्रॉस सी a डॉट बी सी वेक्टर माइनस a क्रॉस सी a डॉट सी बी वेक्टर माइनस a डॉट बी सी वेक्टर। देखो मैं उसी का यूज कर दिया हूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया v2 क्रॉस v1 क्रॉस v2 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज किया एंड अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट को करेंगे। तो v2 डॉट v2 v1 माइनस v2 डॉट v1 v2। अब इस वेक्टर को v1 के बराबर हमने किया। अब जैसे अगर बराबर करोगे तो सबसे पहले v2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो 1 होना होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 होगा ना मॉड v2 स्क्वायर और v1 और v2 का डॉट प्रोडक्ट को 0 होना होगा। तो अभी पास मेरे पास जो कंडीशंस आया सेट में अगर 3 एलिमेंट होगा तो v2 के मैग्नीट्यूड को 1 होना ही होगा बच्चों। v1 और v2 परपेंडिकुलर होना ही होगा। अब सवाल है क्या मेरे पास v1 को भी 1 होना होगा मैग्नीट्यूड को? अभी तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं चलो अब बोलते हैं। अब मेरे पास जो सेट में नया एलिमेंट है वो तुम ध्यान से देखो क्या हो गया क्योंकि अब ये एलिमेंट तो अगर सेट के पास 3 एलिमेंट है तो इसको बनना ही होगा क्या वापस से v1। अब अगर ये v1 बन गया तब हम बोल सकते हैं v1 क्रॉस v2 फिर से लूप लगा दो क्रॉस v1। अब इसको भी बनना होगा या तो v1 होगा या नहीं तो v2 होना होगा क्योंकि ये v1 v2 और v1 तो हो नहीं सकता है। तो फिर से v1 क्रॉस v1 को अगर हम एक्सपेंड करें तो समथिंग टाइम्स v1 प्लस समथिंग साइन v2। अब ये v1 हो नहीं सकता है क्योंकि v1 क्रॉस v2 अगर कोई वेक्टर है और v1 कोई दूसरा वेक्टर है हम बार बार इसको नॉन कोलिनियर ले रहे हैं तो ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाएगा ना वो v1 के बराबर होगा ना इसके। तो एक ही अब ऑप्शन बच गया मेरी जिंदगी में वो v2 के बराबर हो। अब v2 के बराबर होने के लिए v1 का मैग्नीट्यूड को 1 होना होगा और v1 v2 परपेंडिकुलर होना। तो कहने का मतलब है अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो अब मेरे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो हो गया क्योंकि अब यहाँ से नेक्स्ट v1 है फिर v1 क्रॉस v2 और v1 दोगे तो यहाँ से v2 आ जाएगा फिर v1 क्रॉस v2 अब वापस से लूप में चलेगी। तो इस क्वेश्चन को हमने क्लोज फॉर्म में सॉल्व कर दिया है बिना कोई तुक्का से। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अगर सेट एस में एग्जैक्टली 3 एलिमेंट हो तो उसका 3 कंडीशन होगा v1 का मैग्नीट्यूड को 1 होना होगा v2 का मैग्नीट्यूड को 1 होना होगा और आपस में v1 v2 को परपेंडिकुलर होना होगा। मतलब ये सिस्टम ऑफ वेक्टर्स जो है वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होना होगा इनफैक्ट ऑर्थो नॉर्मल होना होगा दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 हो और एंगल भी 90 हो। तो ऐसा कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स आंसर के लिए अगर तुम लगाओगे तो सेट एस में 3 एलिमेंट होगा। जैसे कि एक आंसर तुम्हारा आई और जे वाला है जो आप देख रहे हो ये ऑब्वियस था क्योंकि इसका आई का मैग्नीट्यूड 1 है जे का मैग्नीट्यूड 1 है और आई डॉट जे जो है वो 0 है। लकीली अगर आपने ये क्योंकि ये ऑब्वियस ऑप्शन है आई जे के वाला इसीलिए हिट कर गया। अब देखो एक हम दूसरा वेक्टर देते हैं आई जे के वाई रूट 3 टू वाई प्लस जे माइनस 3 के वाई रूट 14। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने 1 1 किया है आपस में दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है अब अगर आप इससे सेट एस तैयार करोगे तो एग्जैक्टली 3 एलिमेंट मिलने वाला है और हम चाहते हैं आप इसको वेरीफाई करके एक बार देख लो। तो यहाँ पे क्या था फाइनली आंसर जो कंक्लूजन हुआ मेरा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो यहाँ पे बन रखा है वो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ से 3 अचीव होगा और कितने सारे पेयर्स के लिए अचीव होगा सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी v1 क्रॉस v2 फ्रॉम द वेक्टर वर्ल्ड। ठीक है हम वेक्टर वर्ल्ड को अगर हम v बोल दें तो ये v क्रॉस वर्ल्ड से इनफाइनाइटली मेनी पेयर एग्जिस्ट करता है जिससे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस जो होगा वो 3 होगा। इस क्वेश्चन का और एक्सटेंड करके पैराग्राफ में बनाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट वेक्टर v1 एंड v2 फॉर विच नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट s इज 4। अब देखो ये ऑप्शन भी सही है अब आपको मैं बता रहा हूँ इसका फिर से डिटेल्ड सॉल्यूशन कोई तुक्का मार के नहीं। अब फिर हम क्या करेंगे सेम चीज रिपीट करेंगे सी में बस यहाँ कैलकुलेशन जो होगा वो बड़ा होने वाला है। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा एनालाइज किया आपके लिए v1 v2 v1 क्रॉस v2 नेक्स्ट टर्म आना चाहिए v2 क्रॉस v1 क्रॉस v2 नेक्स्ट टर्म आना चाहिए इस दोनों का भी क्रॉस प्रोडक्ट तो वो मैंने इस बॉक्स में लिखा। फिर से तुमको पता है v2 क्रॉस v1 क्रॉस v2 तो होने वाला है ये क्वांटिटी।
अब मैं देखो ये जो क्वांटिटी है, अब इसको या तो इसके इक्वल होगा, नहीं तो इसके इक्वल होगा, नहीं तो V1 और V2 के इक्वल होगा। अब ये तो इसके इक्वल हो नहीं सकता, इसके इक्वल हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये गोलू और भोलू का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर गोलू क्रॉस भोलू है तो गोलू क्रॉस भोलू तो खुद गोलू भोलू के प्रेजेंस से बाहर है। तो अब ओनली पॉसिबिलिटी है मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा, उसको या तो V1 से इक्वेट करूं, नहीं तो V2 से इक्वेट करूं। अब देखो चमत्कार होने वाला है। अब मैं क्या किया, ब्लाइंडली V2 क्रॉस, तो ये स्टेप मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी कर देता हूँ। मैंने V1 क्रॉस V2 और इसको क्रॉस मारा, तो दिस इज V2 डॉट V2, सो V2 स्क्वायर। मैं यहाँ वेक्टर का साइन नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, तो V2 स्क्वायर V1 माइनस V1 V2 V2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखोगे, यहाँ पे V2 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड को बाहर ले लिया, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ है, और फिर V1 डॉट V2 को बाहर लेकर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ है, तो उस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब V1 क्रॉस V1 को हम लिख दिया माइनस टाइम्स V1 क्रॉस V2, क्यों? गोलू क्रॉस भोलू इज माइनस टाइम्स भोलू क्रॉस को, तो वहां से जस्ट मैंने एक्सपेंड किया। अब आप सिंपल एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करने के बाद बहुत ही मजेदार आंसर आ गया, जो कि सरप्राइजिंग था। ये जो आंसर है, ये जो आंसर आया वो सिर्फ इट्स लाइक लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर V2, मतलब वेक्टर V2 का ये स्केलिंग फैक्टर बनने वाला है। देखो कैसे, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया और देखा इट्स V2 टाइम्स V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन के मेरे पास आ गया V2 टाइम्स V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। याद रहे दोस्तों, थीटा जो है एंगल है V1 और V2 का। तो अब हमारे पास सेट जो बनने वाला है वो V1 V2 V1 क्रॉस V2 और V2 स्क्वायर V1 माइनस V1 V2 V2, क्योंकि ये तो इस दोनों का क्रॉस है, और फिर इस दोनों का क्रॉस मेरा बन गया V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा V2 वेक्टर। अब अगर इसमें इस सेट में एग्जैक्टली 4 एलिमेंट हैं, तब देखो अगर इसमें एग्जैक्टली 4 एलिमेंट है तो सबसे पहले ये दोनों को डिस्टिंक्ट होना होगा, ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है। अगर V1 V2 डिस्टिंक्ट है और नॉन कोलिनियर है तो V1 क्रॉस V2 भी डिस्टिंक्ट होगा इस दोनों से, मतलब ये 3 का 3 बंदे जो हैं जो आपस में अलग अलग है। अब अगर ये 3 बंदे आपस में अलग अलग हैं और सेट में कम से कम क्या एग्जैक्टली 4 एलिमेंट हो सकता है, इसका मतलब ये चौथे को भी अलग होना होगा। तो अब ये चौथा जो है वो इस तीनों के बराबर ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए बताओ? इसके लिए ये होना चाहिए जो V2 का मैग्नीट्यूड V1 का मैग्नीट्यूड 1 ना हो और साथ साथ V1 V2 90 डिग्री नहीं हो, क्योंकि अगर वो कंडीशन देंगे तो सेट में एग्जैक्टली 3 एलिमेंट आ जाएगा, जो कि मैं ऑप्शन बी में किया हूँ। तो अब इसको भी इस तीनों के बराबर, ये तो इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, तो इसको V1 के बराबर नहीं रखना है। तो ये V1 के बराबर कब नहीं होगा? जब या तो V2 का मैग्नीट्यूड, देखो ये V1 के बराबर कब नहीं होगा? या तो V2 का मैग्नीट्यूड 1 ना हो, खत्म। क्योंकि अगर V2 का मैग्नीट्यूड अगर 1 नहीं होगा तो ये कुछ मल्टीपल ऑफ V1 आ जाएगा। अब V1 और V2 मरे ना मरे उससे फर्क नहीं है, क्योंकि एनीवे V1 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है V2 का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर ना हो। तो अंडर द कंडीशन V2 का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर ना हो, ठीक है, हम बोल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो इसमें कम से कम 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो होगा ही, कम से कम 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्योंकि ऊपर वाले केस में देख रहे हो ना, V2 का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो गया तो फिर वो 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट को इनवाइट कर सकता है। अब 3 ही होगा कि नहीं ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे एक तो पहले नेसेसरी कंडीशन है V2 का मैग्नीट्यूड 1 ना हो, अब उस कंडीशन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो उस कंडीशन पे क्या होगा, अब फिर ये वाला जो वेक्टर है ये स्मार्टली समथिंग V2 हो गया। अब ये चीज तो इसके बराबर होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये V1 और V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब ये चीज V1 क्रॉस V2 के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि ये V1 और V2 तो खुद V1 क्रॉस V2 आउट ऑफ प्लेन है V2 से। तो अब ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इज V2। ये चीज V1 के बराबर नहीं हो सकेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ही अलग है। अब अगर ये V2 के बराबर होगा तो ये कॉफिशिएंट जो दिख रहा है बच्चों ये 1 होगा। तो यहां से हमने क्या बोला, ये चीज को 1 होना होगा। अब अगर ये चीज 1 होना होगा तो क्या वो सफिशिएंट है? क्या वो सफिशिएंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि साथ साथ हमको क्या होना होगा, अगर ये 1 हो गया तो ये क्वांटिटी मेरा हो गया B2। अब साथ साथ दिस क्रॉस दिस, इससे जो नेक्स्ट वेक्टर मिलने वाला है उसको भी या तो V1 होना होगा, नहीं तो V2 होना होगा, नहीं तो V1 क्रॉस V2 होना होगा। अब देखो फिर से हम दिस क्रॉस V2 ले लें, क्योंकि दिस विल बिकम V2 अंडर दिस कंडीशन। अब अगर मैं V2 लिया तो ये बन गया V2 स्क्वायर V1 क्रॉस V2, क्योंकि V2 क्रॉस V2 था। अब देखो, अब फिर से ये क्या बनने वाला है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया V2 स्क्वायर V1 क्रॉस V2। अब ये इस तीनों सेट में किसके बराबर होगा, वो सिर्फ V1 क्रॉस V2 के बराबर होगा। तो वहां से V2 का मैग्नीट्यूड 1 होना ही होगा।
तो आप देख सकते हो हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन है, एक तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो और v2 स्क्वायर भी 1 हो, मतलब v2 का मैग्नीट्यूड 1 हो, तब हम बोल सकते हैं जो एग्जैक्टली 4 एलिमेंट मेरा पॉसिबल है। ठीक, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अब देखो वो 4 एलिमेंट क्या क्या है, v1 आ गया, v2 आ गया, v1 क्रॉस v2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट जो आ गया v1 माइनस b डॉट v1 डॉट b2 टाइम्स b2, फिर तुम इस दोनों का क्रॉस लोगे तो इसमें से एक आ गया v1 आ गया। समझ में आ रहा है ना? अंदर किस कंडीशन, अंडर द कंडीशन, मतलब ये चारों का चारों पॉसिबल है। अंडर व्हाट इंपॉर्टेंट कंडीशन, अंडर द कंडीशन दैट v2 का मैग्नीट्यूड 1 हो और v1 स्क्वायर, जैसे ही v2 का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया यहाँ से। ठीक है, लेकिन यही नहीं बच्चों, v1 डॉट b2 को नॉन जीरो भी होना होगा, क्योंकि अगर मैं v1 डॉट d2 इसी को मार दूं, अगर ये इसी टर्म को उड़ा दूं, तो फिर मेरे पास तब तो एग्जैक्टली 3 एलिमेंट हो जाएगा सेट में। आप समझ गए ना बात? वेरी गुड। तो फाइनली मेरे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है, that is these three conditions, magnitude of b2 is 1, v1 square sin square theta is 1 and v1 dot b2 is non zero। अब देखो, अब यहाँ से इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ला सकते हो, मतलब देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मेनी पेयर ऑफ वेक्टर्स v1 एंड v2, जहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस 4 होंगे। जैसे अगर मैं मान लो v2 को आई कैप ले लूँ, v2 का मैग्नीट्यूड 1 ले लूँ, v1 का मैग्नीट्यूड रूट 2 ले लूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा को पाई बाई 45 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं v1 को 1/2 लूँ तो ये 60 होना चाहिए, 1/4 इंटू। तो एक मैं एग्जाम्पल लिया, v2 को तुम i ले लो, v1 को i प्लस j ले लो, काम कर जाएगा। v2 को तुम जैसे i ले लो, v2 तो ऑलवेज मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड 1 का मतलब आप ये भी ले सकते हो बच्चों, i प्लस j बाई रूट 2। मैग्नीट्यूड का 1 मतलब ये भी हुआ i प्लस j माइनस के बाई रूट 3। तो इसमें से कोई भी वेक्टर उठा सकते हो, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब v1 करो तुम √3/4i प्लस 1/4j करो, तो देखो दोनों का एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग ये आंसर आया और इसके करस्पॉन्डिंग, तो इस दोनों केस में आप देख सकते हो डेफिनेटली मेरा सेट एस जो होगा उसमें एग्जैक्टली 4 एलिमेंट हो सकते हैं। अब कितने केस में 4 एलिमेंट होंगे? इन्फिनाइटली मेनी केस, जब जब वो सब केस जो है इस कंडीशन को भी करेगा। तो दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक, तो ये मजेदार था। ऑप्शन डी भी आप सिमिलर लॉजिक से यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि इसी कंडीशन को आप डिकोड कर सकते हो। अभी जो मैंने ये कंडीशंस बोला इसमें आप डिकोड करो, जो आप मल्टीपल आंसर्स आप 4 पे लॉक नहीं करना चाहते हो, तो 4 पे लॉक नहीं करना चाहते हो तो पहले तो v2 के मैग्नीट्यूड को 1 नहीं रखो, क्योंकि 1 रखोगे तो 3 पे लॉक हो सकता है। फिर उसके बाद साथ साथ ये कंडीशन को भी रिलैक्स कर दो, नहीं v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा गारंटी नहीं है 1 हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारे पास इन्फिनाइटली मेनी पॉसिबिलिटी जाएंगे, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी ऑब्वियस है, अगर हम वेक्टर को i और 2j ले लें तो i क्रॉस 2j 2 क्या आएगा, फिर इस दोनों का क्रॉस 4i आ जाएगा, फिर इस दोनों का क्रॉस 8j आ जाएगा, फिर इस दोनों का क्रॉस 32k, फिर इस दोनों का क्रॉस 256i। तो आप देख सकते हो सेट एस में इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट है। हमें स्टार्ट किए 2 वेक्टर से i और 2j से, क्योंकि अब देखो क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ i जो है वो 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2j 2 है, तो इसीलिए कभी 3 एलिमेंट पे रुक ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें क्या हो गया, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यूनिट वेक्टर देखें, इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों अगर हम यूनिट वेक्टर देखें तो ये तो i खुद है, 2j का यूनिट वेक्टर क्या होगा j, 2k क्या k, 4i का यूनिट वेक्टर फिर से i आ गया, 8j का यूनिट वेक्टर j आ गया, 32k क्या k आ गया। इसका मतलब सेट t तो जो था, सेट t वाज सेट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर, u वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u इसका सेट है, सो दैट u बिलोंग्स टू सेट। और इसमें आप जीरो वेक्टर को काउंट नहीं कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स एस में तो इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट एस इन्फिनिटी है, बट कार्डिनलिटी ऑफ सेट टी जो है वो फिक्स है, 3 है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एस में इन्फिनाइट एलिमेंट हो लेकिन सेट टी जो हो वो फाइनाइट हो। सो इफ फॉर सम v1 v2 हमने निकाल दिया, वो v1 v2, v1 को हमने क्या निकाला i कैप और v2 को निकाला 2j कैप। तुम i कैप 3j कैप या फिर i प्लस 1/√2 उससे भी कर सकते हो रिलेशंस करके, इन्फिनाइटली में नहीं आएगा। हमने आपको एक केस यहाँ पे दिया, इफ फॉर सम v1 v2 द सेट एस इज इनफाइनाइट देन सेट टी इज आल्सो इनफाइनाइट। तो ये गलत जवाब है भाई, ये हमने बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी और सी, और करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग जो है वो ऐसा है। तो क्वेश्चन सेट करने वाले ऑफ कोर्स वो प्रॉपरली एक वेक्टर एनालिसिस से ये पूरे आइडियाज को देते हुए किए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस को हमने अपने प्लेलिस्ट में जानबूझ के रखा है, जो कभी भी बच्चे जिनको कन्फ्यूजन हो, जो इसको बिना तुक्के के कैसे सॉल्व करें एक प्रॉपर वे में,
तो काफ़ी कुछ आपको वेक्टर के बारे में इससे सीखने को मिला। अगर आप चाहते हो जो ये चैनल जो है वो और दूसरे चैनल से अलग है और आपको अगर लग रहा है जो नहीं ये तो बहुत ही मज़ेदार आइडिया सर आप बता रहे हो, क्योंकि यूनिक यूनिक टेक्निक से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा रहे हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है। मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी बच्चे काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो उम्मीद है आप सभी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छे करोगे। एंड लेट्स स्प्रेड नॉलेज and connect with my channel for more quality content for free. Thank you. Have a good day.